हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एग्जाम की तैयारी में फ्रेंड्स आप लोग व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ये अनसॉल्व सीरीज स्टार्ट है, जो कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए हम कॉपी में सॉल्व कर कर आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे आपको कॉपी लिखना है। ये आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स बहुत सारी कॉपियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से हैं। यहाँ पर ये आपको एग्जाम में ऐसे ही कॉपी को लिखना है, कहीं पर आपको कट पीट नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए उसी को सॉल्व करना है पहले। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो फ्रेंड्स उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाद में भी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपने देख लिया अभी यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सेट है 822 आइए सेट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ये सेट 5 है और सेट 6। तो इसी सेट को फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन को उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड तीसरी चौथी पाँचवीं इसमें सभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर नहीं जाते हैं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसमें पढ़िए। देखिए इसमें अथवा में दिया रहता है, लेकिन आपको करना क्या है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे तीसरे में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो आप अथवा को सॉल्व करिए या तो ये जो पहला दिया गया है इसको आप सॉल्व करिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, केवल एक को आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको दोनों को सॉल्व नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है तो एक तरफ से वो 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं आ रहा होगा उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। तीसरे में 2 क्वेश्चन है उसमें से एक को सॉल्व करना है, चौथे में 2 क्वेश्चन है उसमें से एक को आपको सॉल्व करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर के होंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको सीखना है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3/2 लिखा था, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर होगा 5/3। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर था उससे हमने मैच किया, तो यहाँ पर हमें ये मिस्टेक मिला, तो इसे हम इम्प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर 5/3 है, 3/2 था। अगर आपके भी आंसर में इसी टाइप से हो तो आप उसको बना लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 2 नंबर, ये जो यहाँ पर दिया गया है इसमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक-एक करके यहाँ पर इक्वेशन बनाएँगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम पहले नोट कर दें। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सॉल्यूशन, ये हो गया। जैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 एक्स माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 9 9x माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर -2। यहाँ तक इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू, इसको इस साइड गुणा करेंगे तो -12, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये वाले इक्वेशन को लेना है। तो यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये हो गया। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 6 हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बटे में यहाँ पर 6 हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13, ये हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास 2 तरीका है सॉल्व करने के लिए, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए या तो विलोपन विधि से। जैसे आपको ईजी लगे आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें हम लिखेंगे 9x इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -12 प्लस 10y, पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा। यक्स की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो -12 प्लस 10y बटे में यहाँ पर 9, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर इतना आपने मान लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 3 का मान, ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण ये 2 है ना, तो समीकरण 2 में रखने पर
ये कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को रखना है x के स्थान पर, इसको रखेंगे तो चलिए यहीं पर रखते हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x के स्थान पर इसको लिखेंगे तो -12 प्लस 10y बटे में यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर ब्रेकर बंद कर दीजिए, प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको हम गुणा कर देंगे अंदर, तो चलिए यहीं पर हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -24, आपको नेक्स्ट पेज में करना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। अब इसको नोट करना पड़ेगा, तो बार बार हमें पेज को पलटने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये इसको इससे गुणा कर दीजिए, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20y, ये हो गया, बटे में यहाँ पर कितना है 9 है, तो इसका यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो चलिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13, ये इतना आ गया है। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -24, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको इतना लिख लिए हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -24 प्लस 20y, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस 27y, ये हो जाएगा। 13 को इसमें गुणा कर देंगे 9 से, तो 13 9 ये 117 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 20 और 20 इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 47, तो 47y इक्वल टू यहाँ पर 117 है, -24 को इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 47y इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए तो 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 2 3 और 1 हासिल जो आया था वो 4, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बार जाएगा तो यहाँ पर ये 3, y इक्वल टू कितना आया है 3। अब यहाँ पर लिखेंगे x का भी मान ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण, आप चाहे 1 में रखिए, 2 में, 3 में, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 3 में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो माने थे समीकरण 1 2 3 उसमें से आप किसी में भी रख सकते हैं, तो 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे x इक्वल टू -12 प्लस 10y बटे में यहाँ पर 9, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 3 है, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू -12 प्लस 30 बटे में यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए इसमें 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और बटे में यहाँ पर कितना है 9, तो 9 दूनी 18, ये हो गया इतना। अब देखिए इसमें x की वैल्यू कितना आया है 2, y की वैल्यू कितना आया है 3, ये हो गया। अब देखिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है, तो आपको करना क्या है, एक बॉक्स में इसको फिल कर देना है ऐसे, यहाँ पर ये हो गया। इससे ये समझ में आता है कि हाँ हमारा आंसर आ चुका है, ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अथवा नहीं सॉल्व करना होता है अगर आप इसको सॉल्व कर लिए हैं तो, लेकिन इसमें जितने भी अथवा क्वेश्चन हम सब क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है उनको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में अथवा अगर दिया गया है तो 2 में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अथवा में दिया गया है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। मतलब दूसरा पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कह क्या रहा है, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है और दिया क्या है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या। अब देखिए आप 3 का तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन आप अथवा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना है अथवा, ये बस आपको इतना ही लिखना है, बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मतलब इसमें हमें क्या कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहे आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को हमें नोट नहीं करना है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया गया है A2 दिया गया है, और यहाँ पर A3 दिया गया है, दूसरा पद 14 दिया गया है, और तीसरा पद यहाँ पर 18 दिया गया है, ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो लिख लेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यस 51 ज्ञात करना है, मतलब प्रथम 51 पदों का योगफल हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, बस इतना इसमें दिया गया है, और जो ज्ञात करना है ये है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे
ये हो गया। अगर हमसे यहाँ पर फ्रेंड्स डी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम डी कैसे ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 कितना है यहाँ पर 18 है और यहाँ पर माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना होता है तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, तो जैसे हमें A2 ज्ञात करना है तो हम A1 प्लस डी कर देते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद हमें ज्ञात है, डी भी हमें ज्ञात है। तो अगर हम पहला पद ज्ञात करना चाहें तो मतलब कि डी को अगर हम पक्षांतर करके इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ से हम A1 अगर ज्ञात करना चाहें तो A2 माइनस, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर डी इक्वल टू A2 कितना है यहाँ पर 14 है, माइनस डी कितना है यहाँ पर 4 है, तो इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रथम पद मिल गया, डी मिल गया है और यहाँ पर एन कितना है 51 है। 51 पदों का योगफल कह रहा है तो एन का मान कितना है 51। तो यहाँ पर लिखेंगे 51, यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम 51 पदों का योगफल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर साइड में फार्मूला लिख देना है, ठीक है ना। आपको ये जरूर ध्यान देना है। तो यस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट में डी। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला आप याद करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस पर 2 वीडियो बनाए हैं, पूरे बुक का फार्मूला उसमें कंप्लीट करा दिए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ये फार्मूला है तो इसी में हम जो भी वैल्यू दिया गया उसको रखेंगे। तो n कितना है 51 है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस 51 इक्वल टू n/2। n क्या है यहाँ पर 51 है, तो 51/2 2a। ए कितना है, ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद है तो इसीलिए प्रथम पद को यहाँ पर हम लिख लिए हैं। तो A1 कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे प्लस n कितना है 51 माइनस 1, डी कितना आया था 4 आया था। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो लिखेंगे 51/2, 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से एक जाएगा तो 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब इसको थोड़ा सा और आगे यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 51/2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ये हो गया। इससे कैंसिल करेंगे तो 2 से एक बार में 2 से एक बार में 0, ये हो गया। अब इसको इससे हमें गुणा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे यस 51 इक्वल टू 110 गुणे 51। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 से 1 से, तो यहाँ पर 1 में मतलब 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। हासिल कितना आया 1 आया है, 11 × 5 = 55 और 1 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना जीरो है 1 जीरो है, तो यहाँ पर ये लिख दीजिए। तो यहाँ पर आया क्या, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये 51 पदों का योगफल आ चुका है। कितना आया यहाँ पर 56 10, ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हमें एक बॉक्स में लिखना है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़िए क्वेश्चन को, इसमें दिया गया है, ये चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा यहाँ पर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार अच्छे से आप रीड करिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, ये 4 है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पूरे को नोट नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये मीनार है, ठीक है। यहाँ पर ये मीनार है इतना, थोड़ा और यहाँ तक कर देते हैं, ये इतना है, ठीक है ना। ये इतना मीनार है और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये झंडा लगा है, ये झंडा लगा हुआ है। तो चलिए थोड़ा उस टाइप से बना देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये झंडा लगा हुआ है, यहाँ तक ये मीनार है। अब कह रहा है मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 मीटर है। ये हो गया 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा यहाँ पर कह रहा है झंडे, तो मीनार तथा झंडे, मीनार पहले आया है तो यहाँ पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 है। मतलब मीनार पहले आया है तो जो पहले लिखा होगा उसके लिए यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। ये हो गया। और यहाँ पर ये जो झंडे बाद में लिखा था तो उसके लिए यहाँ पर ये 60 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 अंश। ये हो गया, मतलब एक में 60 अंश का कोण बनेगा, एक में 45। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा झुका है तो इसमें कम कोण बनेगा, ये कम झुका है तो इसमें ज़्यादा कोण बनेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं। ये हो गया ए, यहाँ पर ये बी,
ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपसे कह क्या रहा है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर हमें यहाँ से यहाँ तक इसको ज्ञात करना है। चलिए यक्स मान लेते हैं कि हमको इसको ज्ञात करना है। समझ में आया यहाँ पर क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं चित्रानुसार, जो बना है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे यहाँ पर। एंगल एंगल सी ए बी एंगल सी ए बी कितना है यहाँ पर 45 अंश। और यहाँ पर डी ए बी कितना है 60 अंश। और यहाँ पर ए बी कितना है, तो आप कहेंगे ए बी यहाँ पर 10 मीटर है। ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना है दिया है, ये हो गया। जो दिया है जो ज्ञात करना है इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू यहाँ पर यक्स, ये हो गया। बस इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार ये त्रिभुज लेंगे और एक बार ये त्रिभुज, जो भी त्रिभुज लेंगे समकोण लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45, tan यहाँ पर देखिए tan 45 मतलब लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ पर चलिए लिख देते tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब कितना है बी सी बटे में आधार कितना है ए बी, ये हो गया। इक्वल टू थीटा कितना है 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू बी सी कितना है यहाँ पर नहीं दिया गया है। ए बी कितना है यहाँ पर 10 मीटर, ये हो गया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू बी सी बटे में यहाँ पर 10, इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू यहाँ पर 10 मीटर। ये इतना आ गया। समझ में आया, यहाँ पर बी सी कितना आया, यहाँ पर 10 मीटर आ गया है। अब यहाँ पर हम पूरा त्रिभुज लेंगे, मतलब कि ए बी डी लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो आपको लिख देना है यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू tan 60 में क्या हो जाएगा, लंब ये कितना हो जाएगा, पूरा त्रिभुज लिए तो बी डी आ जाएगा, लंब बी डी, लंब बटे आधार कितना है ए बी है, ये हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको करना क्या, tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू बी डी है। तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पूरे बी डी को लिखना है तो हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी। अगर आपको साइड में यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि बी डी इक्वल टू बी सी और सी डी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा, ये हो गया। बटे में क्या है यहाँ पर ए बी कितना है 10 है, ये हो गया। ठीक है, इतना यहाँ पर आपको समझ में आया। तो इसको इससे गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3 इक्वल टू बी सी यहाँ पर अभी ज्ञात किए थे 10 है, और यहाँ पर सी डी कितना माने हैं, यक्स माने हैं। तो हमें यक्स ही तो ज्ञात करना है इक्वल टू, इसको हम 75 करेंगे इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर 10√3 ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर -10 इतना आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 -1 मीटर, ये हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे यक्स इक्वल टू 10√3 -1 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहीं पर आपको आंसर यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ये ऐसे, ये बस आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कहीं पर मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन इसका अथवा देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका अथवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, चोटी मतलब शिखर से एक खंभे के ऊपरी सिरे, मतलब कि ऊपरी सिरे मतलब वही शिखर कह रहा है इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सही फिगर बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं पर आप फिगर बनाने में मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है आपका क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाए। तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए मीनार है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर खंभे से ऊंचा ही होगा, तो मीनार को आपको बड़ा रखना है, खंभे को छोटा रखना है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। और आगे यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितना है 45 और 60 है। तो चलिए फिगर बनाकर इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए अथवा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 4 है, 4 का कौन सा है अथवा सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना यहाँ पर लिख देना है बस। अब यहाँ पर आपको फिगर बनाना है। तो चलिए यहाँ पर मीनार बना लेते हैं। मीनार ये इतना है और यहाँ पर
हम यहाँ पर खंबे को बना लेते हैं, ये इतना बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में सही लगे। ये हो गया इतना। अब इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसको आपको मिला देना है, यहाँ से इसको इतना मिला देना है। अब क्वेश्चन में नहीं बोला गया, लेकिन हम यहाँ पर इतना आपको मिलाकर बता रहे हैं। अब ये मीनार हो गया, ये खंबा हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मीनार। ये हो गया। यहाँ से तो अब समझ में आ जाएगा ना अब आपको। अब देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है आगे क्वेश्चन में, कह रहा है एक खंभे के ऊपरी सिरे, तो ऊपरी सिरे मतलब ये यहाँ शिखर, ऊपरी सिरे और आधार, ये इस खंभे का आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार के अवनमन कोण, मतलब अवनमन कोण क्रमशः कह रहा है, क्रमशः मतलब पहले ये आया था तो इसका अवनमन कोण दिया गया होगा, कितना होगा 45, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 60 दिया गया है अवनमन कोण, तो बाद में ये बोला गया है तो बाद में ये हो जाएगा 60, ये हो गया। अब देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो आपको ऐसे यहाँ पर समझने के लिए बना देना है। तो यहाँ पर ये 45 हो गया, ये 60 हो गया। अब आगे कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये इसकी ऊंचाई हम यच मान लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई जो दिया गया है ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है। यहाँ पर हम इसको पहले नेम दे देते हैं, ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ पर ये ई हो गया। तो यहाँ पर ए ई बी लिखेंगे, एंगल ए ई बी इक्वल टू यहाँ पर 45, और यहाँ पर ये एंगल दिया गया है ए डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू यहाँ पर 60, ये हो गया। और यहाँ पर ए सी इक्वल टू यहाँ पर 50 मीटर है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये इतना ही इसमें दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है डी, डी क्या माने यहाँ पर एच, इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम ज्ञात करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, तो चलिए पहले त्रिभुज ये वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू, यहाँ पर लंब कितना है ए बी है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखिए अगर ये नहीं बोला गया तो यहाँ पर आपको ये मानकर चलना है ये इतना कि बी सी किसके बराबर है, यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर डी ई के बराबर होगा, ये हो गया। और यहाँ पर सी डी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, ये आपको मानकर चलना है, नहीं कहीं पर लिखें तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू ए बी अपॉन बी। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए बी किसके बराबर है, यहाँ पर बी के बराबर है, ये हो गया समीकरण, ये 1 हो गया। इससे हमें क्या मिल गया, ए बी बराबर बी है, ए बी किसके बराबर है बी। तो फिगर से आप देख कर ये मत समझिएगा यहाँ पर ये छोटा है और यहाँ पर ये बड़ा है तब भी यहाँ पर बराबर। फिगर तो यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है समझने के लिए, रफली फिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। आप त्रिभुज लेंगे यहाँ पर कौन सा, ए सी डी लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू, यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा ए सी बटे में यहाँ पर सी डी, ये हो गया। tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू ए सी कितना है 50 है, बटे में यहाँ पर सी डी कितना है, यहाँ पर ये दिया नहीं गया है, तो सी डी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बी का मान कितना आ गया है 50 बटे में √3। इसको अगर आप परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर √3 टू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 √3 बटे में यहाँ पर 3, ये इतना आ गया है। बी का मान ये इतना आया है। तो क्या हमें बी ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे बी आपको ज्ञात नहीं करना है, हमें तो यहाँ पर डी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि डी यहाँ पर किसके बराबर है, डी इक्वल टू यहाँ पर यच है। यच यहाँ पर कैसे आएगा, अगर कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर हम ए सी में से ए बी को माइनस कर दें तो बी सी मिल जाएगा, और बी सी यहाँ पर किसके बराबर है, डी के बराबर है। समझ में आया यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए सी में से ए बी को माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं, ए सी माइनस ए बी कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है ए सी कितना है 50 है, माइनस ए बी यहाँ पर ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस, और बी यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर ये इतना आया 50 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ये। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 50 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 50 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एच इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 50 को कॉमन लिए, 3 कैल्शियम लेंगे तो 3 माइनस √3 बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, ये हो गया इक्वल टू 50
बटे में यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको आंसर को लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मीटर में है तो आपको मीटर यहाँ पर लिख देना है साइड में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 5वें का दिया गया है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें फ्रेंड्स हमें पाई की वैल्यू को भी रखना है और यहाँ पर रूट 3 की भी वैल्यू को रखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपको इसको आंसर मैच कराना है, अगर आप ये सोच रहे हो मैं आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें आपको करना क्या है, रूट 3 की वैल्यू को रखना है, 1.732 जो होता है उसको आप लिख कर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर मैच करेगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। अगर रूट 3 की वैल्यू उसमें दिया रहे कि रखना है तो आपको रखना है, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि इतना स्पेस बचा रहे और यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा स्पेस दे देना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो यहाँ पर हम 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर ये एक जीवा है जो कि केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको आपको ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना ईजी है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले लघु को ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला है, आपको अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपसे इसलिए हर बार हम कह रहे हैं कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान देना है। तो फार्मूला आप रिवीजन कर जरूर एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया। इसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। तो जो भी दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इसको ओ मान लेते हैं, ओ ए बी सी, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है इसमें एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना है 60 अंश और आर इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है लघु तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में काफ़ी डिफरेंस है। उसमें आप लोग ये मत समझना कि ये मतलब दोनों का फार्मूला आपको मिसमैच नहीं होना चाहिए कि मतलब इसका फार्मूला कौन सा है उसका फार्मूला कौन सा है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फार्मूला जो याद करें फ्रेंड्स, आपको ध्यान देकर याद करना है, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला किसका है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसमें जो भी फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है माइनस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल। जब यहाँ पर थीटा दिया रहे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर थीटा यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर 90 रखना है, वैसे कोण दिया रहेगा तो आपको यही फार्मूले का यूज करना है। दूसरा फार्मूला आप यूज करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि ये 60 है तो यहाँ पर आपको हो सकता है कभी समबाहु त्रिभुज का बन जाए, तो आपको अलग अलग फार्मूला रखने से अच्छा यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करिए। चाहे जितना इसमें कोण दिया रहेगा इसमें फार्मूले में अप्लाई हो जाएगा, इससे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इतना आ चुका है, आपको करना क्या है, वैल्यू को केवल इसमें रखना है। तो चलिए वैल्यू को इसमें रखते हैं। थीटा कितना दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर रखने के लिए, तो चलिए पाई की वैल्यू को हम बाद में रखेंगे। पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 15 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15। आप इसको चाहते तो कॉमन भी ले सकते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60। चलिए कॉमन नहीं लिए हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे इसको। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, 6×36 मतलब 6×36 6 बार में जाएगा, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, 3×5 = 15। ये इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो थोड़ा सही से आपको लिखना है, ध्यान देना है क्या क्या आपने इसमें यहाँ पर कट कर दिया है। तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 पाई बटे में 2, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर √3/2 को यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 15 का स्क्वायर मतलब 15 दो बार है, तो 15 का स्क्वायर 225, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर 2 एक और है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 75 है, पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो पाई की वैल्यू दिया गया है 3.14 दिया गया है। तो यहाँ पर 3.14 तो इसके बटे में हम 100 लिख देते हैं, पॉइंट को हटाकर। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस 225 इंटू 1.73 दिया गया है। तो यहाँ पर 1.73 को यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, और यहाँ पर बटे में क्या है तो 4 है, तो 4 आपको लिख देना है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 25 थी 75, 25 चौको 100, ये कैंसिल हो गया, 25 चौको 100, 25 9 या 225, ये इतना कैंसिल हो चुका है। अब इसमें क्या बचा है, इसको इससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 1 4, और यहाँ पर 3 3 का 9, ये इतना हो गया। बट्टे में यहाँ पर 8, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। इसको इससे गुणा करिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल होगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 9 3 27 का 7 हो जाएगा, 9 7 63, 2 65 का 5, हासिल आया 6, 9 1 कम 9, 9 6 15, बटे में कितना हो जाएगा 16। थोड़ा कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना है, मतलब कहीं पर मिस्टेक ना हो, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना हो चुका है, तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 942 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1884, 1884 इतना ही होगा, माइनस यहाँ पर 1557, ये हो गया इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, बटे में यहाँ पर 16 इक्वल टू, इसको इससे भाग करिए तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, यहाँ पर 17 बचेगा तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 था तो 170 हो जाएगा। तो ये 170 ये 16 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पर इसमें माइनस करने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 से 1, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। ये इतना हो गया, 16 दूनी 32 हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर 7 को लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, ये 70 हो जाएगा, तो 16 चौको 64 हो जाएगा, ये यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले का आंसर आया है ना कि यहाँ पर दीर्घ का आया है, तो दीर्घ का ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यहाँ पर ये जो है इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक मिनट फ्रेंड्स, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई कितना यहाँ पर दिया गया है 3.14 दिया गया है, और यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आया 20.4, ये इतना ही आया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 100 लिख दीजिए, 15 का 225 हो जाएगा, ये माइनस 20.4, इतना समझा। 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 9 या 225, ये इतना समझा। अब देखिए पॉइंट ये हट चुका है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 3 12, 12 का 2 हो जाएगा, 9 3 27 1 28, बटे में यहाँ पर 4, माइनस 20.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 26 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था 26 था, तो 24 मतलब 2 बचा, पॉइंट लिखेंगे, और 20 को कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, माइनस 20.4, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे माइनस कर लीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और इसमें देखिए यहाँ पर 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 6, पॉइंट लगा दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए ये इतना आपका आंसर आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर है, आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा जो टाइम टेकन क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप 6 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जैसे मान लो अगर आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, जो इसका अथवा है उसको आप सॉल्व कर लीजिए अगर आपको लगता है टाइम टेकन क्वेश्चन है। लेकिन पहले ही इसमें आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको सॉल्व कौन सा करना है, नहीं तो आधा सॉल्व करने के बाद इसमें भी टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद जब अथवा सॉल्व करेंगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, इसमें क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर अर्धगोले का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 2 बार ऐड करना होगा। कहने मतलब यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा और यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसमें फिगर बनाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का यहाँ पर हम कौन सा सॉल्व करेंगे, अथवा ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर बेलन बनाते हैं। तो बेलन आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना लेना है, ये ऐसे आपको बना लेना है। ये बन गया। अब कह रहा है यहाँ पर कि ये जो बेलन है ये ठोस है, इसमें से अर्धगोला को काट लिया गया है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से अर्धगोले को काट कर निकाल लिया गया है, ये इतना निकाले हैं और यहाँ से ये इसको इतना निकाला गया है, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं, इतना अर्धगोला निकाला गया है और यहाँ से इतना इसको निकाला गया है। तो कह रहा है जो अब बचेगा उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। काट कर निकाला गया, इसका मतलब हमें माइनस नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। आपको ऐसे सोचना है, जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बेलन टाइप का है। मान लेते हैं पाइप है आपके पास, ठोस पाइप है, उसमें से अर्धगोले को काट कर निकाला गया। आपको अगर पेंट करना होगा तो आप क्या करेंगे कि साइड साइड तो पेंट करेंगे ही, मतलब जैसे यहाँ पर ऊपरी हिस्सा आप पेंट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ से काट कर निकाला गया है, इसमें भी आप पेंट करना चाहेंगे तो इसको भी आप पेंट करेंगे और इसमें भी करेंगे पेंट। तो हमें क्या करना है, वही आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का आएगा और जो अर्धगोले का दोनों का आएगा, उसको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई दिया गया है, कितना है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया। और यहाँ पर त्रिज्या इसका कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर है। जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। आर आपने लिख दिया तो इससे समझ में आ जाएगा कि त्रिज्या आपने लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर फार्मूला लिख देना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है ना। आपसे एक क्वेश्चन है उसको आपको बताना है। बेलन का यहाँ पर अगर हमें आयतन निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा आपको बताना है। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। लेकिन 2 का ज्ञात करना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ पर बचा क्या एच, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा क्या 2 आर बचा, ये इतना है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 3.5, मतलब कि इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। एच कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 35, 5×2 = 10 और 2 से ये कैंसिल। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 2×5 = 10 हो जाएगा, 5×7 = 35। आगे अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर कितना है 22 है और यहाँ पर कितना बचेगा 10×7 = 17, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 17×2 = 34 का 4 और 17×2 = 34, 3 × 37 कितना आया 374। अब यहाँ पर सीएम में दिया गया था तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सीएम में ही आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके 18 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स इसी टाइप के यहाँ पर उस टाइप से अगर देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 36 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आज की इस वीडियो में 18 नंबर कंफर्म कर चुके हैं। अगर इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रेंड्स समझ लीजिए आपका 6 नंबर कंफर्म हो गया। इसी टाइप से अगर आप 4 से 5 सेट सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए फ्रेंड्स आपके नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है किसी टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी घुमा कर क्वेश्चन आएगा तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आप वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस ही नहीं किए रहेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको इसके आगे के भी सेट को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।